हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट्स व जानकारी एनपीएस प्रकरण को लेकर अपडेट्स की। तो निदेशालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग जयपुर का ये ऑर्डर है 12 जून का ही, 12 जून 2024 का, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है 1 अप्रैल 2022 व उसके पश्चात मृत्यु व सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों के संबंध में और उनके एनपीएस कार्मिकों के जो है उनके प्रकरणों का निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा। पूर्व में भी विभाग द्वारा जारी प्रपत्र जो है क्रमांक 4 दिनांक 25 जनवरी 2024 में आंशिक संशोधन करके निम्न अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो ऐसे कार्मिक जो 1 अप्रैल 2022 व इसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए जो एनपीएस कार्मिक है उनकी प्रक्रियाओं का निस्तारण किस प्रकार होगा, उसमें आंशिक संशोधन करते हुए इस प्रकार से ये किया जाएगा। ये राज्य बीमा विधि विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर है। तो ये जान लेते हैं इसमें खबर। चैनल पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2022 व उसके पश्चात सेवानिवृत्त और मृत्यु के प्रकरण में निस्तारण में कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए ही राज्य सरकार की नोटिफिकेशन 19 मई 2022 के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम इम्पोर्टेंट बात यही यहाँ क्लियर होती है कि पहले पॉइंट में ही 1 अप्रैल 2022 उसके पश्चात जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त या मृत्यु के प्रकरण का निस्तारण होगा तो उनको पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए जो भी है भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना जो थी वो जीपीएस वगैरह वो है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट 1 अप्रैल 2022 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा दावा प्रस्तुति के समय सहमति पत्र जो संलग्न दिया जाना अनिवार्य है। सहमति पत्र में राज्य के कोष में जमा योग्य राशि के संबंध में समय समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार व नियमानुसार राज्य सरकार को दी राशि का समायोजन जो है उपादान यानी समायोजन सेवा उपादान ग्रेच्युटी होती है, शेष उपार्जित अवकाश जो होते हैं उसका नकदीकरण की राशि से वसूल करने की सहमति प्रदान की जाती है। तो सहमति पत्र प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में कार्मिक का एनपीएस दावा एनएसडीएल को अग्रेसित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी को सहमति पत्र देना जरूरी है। सहमति पत्र जो नहीं देंगे तो उनका जो कार्मिक है एनपीएस का दावा एनएसडीएल जो आगे है उनको अग्रेसित नहीं किया जाएगा। तीसरी पॉइंट में बात कही गई है कि दावा प्राप्ति पर प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक का सत्यापन भी किया जाकर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। कार्मिक की कटौतियों का सत्यापन के लिए विभाग के जो रिकॉर्ड है एनपीएस पासबुक है या GA55 है इसके आधार पर किया जाएगा। फिर आरपीएमएफ या आरजीएस की कटौतियाँ एनपीएस से आहरित राशियाँ यदि कोई हो तो उनको घटाया जाएगा। तो जो भी आपकी कटौतियाँ हुई है उसका भी सत्यापन एसआईपीएफ पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिसके लिए आपके रिकॉर्ड आपके पास पासबुक GA55 होते हैं उसके आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही जो आरपीएमएफ करता है या आरजीएस आजकल करता है या एनपीएस से आहरित राशियाँ हैं जो भी है उसको घटा दिया जाएगा। कार्मिक के द्वारा सहमति प्रदान करने पर एनपीएस का दावा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही एनएसडीएल को प्रेषित किया जाएगा। और कार्मिक के जो अगर ऐसे कार्मिक है जिनकी बात हो रही है एनपीएस की, तो ऐसे कार्मिक है तो उनका सहमति प्रदान करने पर एनपीएस का उनका दावा जो है आगे एनएसडीएल को प्रेषित किया जाएगा। नंबर 5 है उक्त कार्रवाई संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात भुगतान प्राप्ति पर एनएसडीएल या सीआरए पोर्टल पर दर्शाए सकल कॉर्पस राशि की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पर भी की जाएगी, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की समायोजन योग्य राशि की गणना की जा सके। इसके साथ कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर एनपीएस डैशबोर्ड पर निम्न परिणाम भी प्रदर्शित होंगे। यानी ये जो कार्रवाई जिस भी कार्मिक के की जाएगी उसके पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर भी इसको लिया जाएगा। तो वहाँ पर एनपीएस डैशबोर्ड में ये परिणाम दिखेंगे। एक तो टोटल कॉर्पस, टोटल क्लेम अमाउंट, आरपीएम आरजीएस कटौती, नेट क्लेम अमाउंट क्या है और रिकवरेबल अमाउंट। तो ये सारे ऑप्शन भी मिलेंगे आपको एसआईपीएफ पोर्टल पर। और इसके साथ ही कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे बिंदु संख्या 6 में प्रदर्शित राशि जो है 5 पर अपडेट की गई राशि के बराबर होगी। तो ये सारी राशियाँ हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। ए में प्रदर्शित जो राशि है 5 पर अपडेट की गई राशि के बराबर होगी। और बिंदु संख्या 6 बी में प्रदर्शित आरपीएम में आरजीएस की राशि व कार्मिक को भुगतान किए जाने राशि का योग है। और बिंदु संख्या 6 सी में प्रदर्शित राशि आरपीएम में आरजीएस बजट मद में जमा करवाई जाने योग्य राशि है। बिंदु संख्या जो 6 अभी हमने ऊपर पॉइंट बताया 6 में, उसमें डी जो बताया गया वो प्रदर्शित राशि कार्मिक को भुगतान की जाने वाली सकल टोटल राशि है। और पॉइंट नंबर 6 ई में प्रदर्शित राशि जो है वो है पेंशन मद में जमा करवाई जाकर सूचना प्रारूप संलग्न में सेवानिवृत्त कार्मिक को उपलब्ध करवाई जाएगी, वो वाली है।
नंबर बात करें तो अगले पॉइंट की 1 अप्रैल 2022 के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के प्रकरण योग्य निस्तारण से CRA NSDL के आदेशों से पूर्व किया जाकर संपूर्ण कॉर्पोरेट राशि को राज्य सरकार के पेंशन मद में जमा करवाया दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रकरण संभागीय अधिकारी के मार्फत मुख्यालय को भिजवाए जाएँ ताकि कार्मिक के NPS में जमा निजी अंशदान राशि का भुगतान भी सक्षम स्वीकृति के उपरांत किया जा सके। इसके साथ ही NPS आंशिक आहरण की प्रविष्टि जो डेबिट की कटौती होती है SFA पोर्टल पर होना सुनिश्चित करें। यदि कार्मिक द्वारा उसके द्वारा आहरित आंशिक आहरण पुनः GPF 2004 मद में जमा करवा दिया गया हो तो उसका भुगतान भी कार्मिक मनोनीत को GPF 2004 से किया जाएगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिक जिनको पेंशन विभाग द्वारा सेवा उपादान ग्रेच्युटी से उपार्जित होकर नगदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है उनके दावे CRA NSDL पर अग्रेषित करने से पूर्व कार्मिक से जमा करवाई जाने योग्य राशि पेंशन बजट में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही 10 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा वे कार्मिक जिनके द्वारा सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया है उन कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत सेवा उपादान या सर्विस ग्रेच्युटी नियमानुसार देय होने पर ही सेवा उपादान राशि का भुगतान किया जाएगा। 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त या सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सेवा उपादान राशि देय नहीं है यानी ग्रेच्युटी। ऐसे कार्मिकों का राज्य के अंशदान व उस पर अर्जित रिटर्न के बराबर राशि राज्य को उसमें जमा करवाने पर ही उनके दावे NSDL पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही लीगेसी राशि NSDL में हस्तांतरित राशि के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मार्गदर्शन प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जाएगा और सूचित कर दिया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त जब तक प्राप्त हो तब तक इन राशि को समायोजन नहीं किया जाएगा। NPS नियुक्त अंशदान राशि की गणना जिला कार्यालय के स्तर से ही की जाएगी। उक्त गणना में राज्य सरकार के अंशदान पर अर्जित रिटर्न राशि को दर्शाया जाएगा। यदि कार्मिक के द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि में से भी NPS ट्रस्ट से कोई राशि प्रत्याहरित की गई है तो उक्त राशि को भी जमा किया जाएगा। इसके साथ ही ये कार्मिक से संपूर्ण राशि में अर्जित मूल्य जमा होने पर उसका प्रमाणीकरण विभाग के जिला कार्यालय के स्तर से किया जाएगा। राशि जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना IFMS 3.0 में जोड़े जाने का प्रावधान किया जाएगा। जब तक यह प्रावधान नहीं हो जाता तब तक विभाग द्वारा निदेशक पेंशन के उस संबंध में सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। तो राशि जो भी है जमा होने के प्रमाणीकरण की सूचना IFMS जो नवीन आ चुका है उस पर भी जोड़े जाने का प्रावधान है। जब तक यह प्रावधान नहीं हो जाता तब तक निदेशक पेंशन के संबंध में सूचना प्रेषित जो है संबंध में सूचना प्रेषित की जाएगी। और ये कुछ हैं पॉइंट्स और फॉर्म भी है जैसे राजस्थान राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का वित्त विभाग के नोटिफिकेशन 19/5/22 के अनुपालन में नवीन अस्थायी पेंशन योजना NPS से पुरानी पेंशन योजना OPS का विकल्प चुनने पर कार्मिकों किए गए भुगतान का प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र दिनांक 1/4 और उसके पश्चात मृत्यु या सेवानिवृत्त प्रकरणों के लिए ही है। तो ये भी कुछ जानकारियाँ हैं जो सारी कटौतियाँ हमें जो है आगे बताने के लिए है, समायोजन राशि वगैरह बताने के लिए काम प्रावधानिक निधि विभाग के लिए है। जो सहमति पत्र है जिसमें सहमति कर्मचारी सहमति पत्र देता है, अपने रिलेटेड सारी सूचना है सत्यापन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। मुख्य रूप से ये वही कार्मिक है जैसा कि इसमें बताया गया है जो 1 अप्रैल 2024 के पश्चात मृत्यु या सेवानिवृत्त है उनके प्रकरण में है और उनके लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो 1 अप्रैल 2022 को उसके पश्चात मृत्यु या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और जो है NPS कार्मिक है उनके लिए प्रकरणों का निस्तारण जो है इस प्रकार से किया जाएगा।